हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ जिसमें 20 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे और इनको आपको करना होगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपने अपने हिसाब से शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ है। इसमें आपको जवाब देना है कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका कि भोजन करना, दूसरा कह रहा है चोट खाना, तीसरा कह रहा है बुरी तरह हारना और चौथा कह रहा है गिर पड़ना। तो इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब होगा आपका मुंह की खाना। जैसे कहते नहीं हैं हम लोग कि मुंह की खाना, तो बुरी तरह। इसका आज सही जवाब होगा आपका बुरी तरह। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। इसमें लिखा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है आपका चीर, दूसरा ऑप्शन कहता है आपका मयूर, तीसरा ऑप्शन कहता है सफ़ेद और चौथा ऑप्शन कहता है आपका शीर्ष। तो इसमें आपका सही जवाब देना है। इसमें सही जवाब कौन सा होगा, क्योंकि देखो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत वगैरह संस्कृत रूप में लिखे रहते हैं, और तद्भव आपके वो होते हैं जो हिंदी रूप में लिखे रहते हैं। यानी कि क्षीर शब्द, यानी कि इसमें पूछा गया कि तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब कि तद्भव है। तद्भव यानी कि जो हिंदी वर्ड में, हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं। जैसे सी क्षीर शब्द हैगा, ये आपका संस्कृत शब्द हैगा। मयूर शब्द है, मयूर मतलब मोर, तो मोर को कहते हैं हम लोग हिंदी में और मयूर को संस्कृत में। नीर, आपने वो दोहा तो पढ़ा ही होगा, नीर क्षीर विवेक हंसालस, वो संस्कृत में उदाहरण है। तो संस्कृत वाला शब्द ये है सफ़ेद। सफ़ेद आपका ये आपका है, आपका तद्भव शब्द है, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा सफ़ेद। और शीर्ष मतलब सबसे ऊपरी शिखर, ये भी आपका संस्कृत वाला शब्द है, यानी कि सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका हो जाएगा सफ़ेद। अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से एक वचन शब्द है। निम्न में से कौन सा एक वचन शब्द है। इसमें आपको दोस्तों पहचानना पड़ेगा कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। एक वचन मतलब जो बोलने की भाषा में एक वचन आपका, आप लोग इसका वाक्य प्रयोग करके समझ सकते हैं कि एक वचन मतलब जैसे हम कहें कि प्राण, तो वाक्य प्रयोग करें कि प्राण निकल गए, वाक्य प्रयोग करते हैं इसका, तो प्राण निकल गए, ना कि प्राण निकल गया। वाक्य आपके अनुसार खुद चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य आपको बोलने में सही लग रहा है। प्राण निकल गए यही होता है। दर्शन कर लिए, यानी दर्शन हो गए, दर्शन कर लिया। ये तो बोलते नहीं है हम लोग, आम भाषा में बोलते हैं हम लोग दर्शन कर लिए। होंठ फट गए, फट गए या होंठ फट गया नहीं बोलते हम लोग, होंठ फट गए। तेल, तेल आपका ऑप्शन सही होगा। तेल फैल गया, तेल फैल गए नहीं होता है आपका, तेल फैल गया, यानी कि जो एक वचन है, बाकी जी सभी बहुवचन होंगे। आपके तीनों आपके बहुवचन होंगे। ऑप्शन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है, क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के चलते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको हम कहेंगे अजानुबाहु। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अजानुबाहु, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अजात अज्ञात, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अज्ञात पूर्व। इसका जो जवाब आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसका सही जवाब होगा आपका अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ऑप्शन नंबर 5 क्या कहता है आपका। ऑप्शन नंबर 5 में लिखा है उद्योग में कौन सा उपसर्ग है। आपको पता होगा कि उपसर्ग आपकी 22 होते हैं, जो कि जो धा वर्ड हैगा आपका, धा वर्ड है वो धा बनता है आपके ता प्लस दा से मिलकर के आपका धा बनता है। तो आप समझ सकते हैं उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे शब्द जुड़ा होता है, और प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे शब्द जुड़ा होता है। इसमें पूछा गया है कि आपका उपसर्ग क्या है उद्योग में, यानी कि उत, उद, उन, आ, यानी कि इसमें पहला उपसर्ग में पहले वाले पूर्व पद में उत है होता है और लास्ट में दा होगा, यानी कि इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत। उत आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आते हैं।
निम्न में संस्कृति का विशेषण है। इसका आपको सही जवाब देना है कि निम्न में संस्कृति का विशेषण है। इसमें पहचानना है संस्कृति का विशेषण आपका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संस्कृति। इसका सही जवाब होगा आपका सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका सांस्कृतिक, क्योंकि वो ये सांस्कृतिक तो आपका ये कोई शुद्ध भाषा में लिखा नहीं है, संस्कृत होगा नहीं आपका, संस्कृति होगा नहीं, संस्कृति आपकी संज्ञा है और सांस्कृतिक आपका एक विशेषण हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्वेश्चन कहता है कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग पूछा है कि इसमें मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका मगरमच्छी, ऑप्शन नंबर बी कहता है मादा मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर सी कहता है मगरमच्छा, ऑप्शन नंबर डी कहता है मगरमच्छनी। इसका सही जवाब आपको लगाना, सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा आपका मादा मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, इसमें कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम पूछा गया है इसमें कि उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। इसमें पहला ऑप्शन नंबर ये कह रहा है संबंधवाचक, निजवाचक, तीसरा कह रहा है प्रश्नवाचक, चौथा कह रहा है अनिश्चयवाचक। इसमें पता आपको पता करना है कि कौन सा सर्वनाम जोड़ा है। उसे क्या पता, पहले कह रहा है उसे क्या पता, किसे, उसे जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, यानी कि संबंध के बारे में वो बता रहा है ना। निज मतलब होता है अपने स्वयं के लिए, यानी कि स्वयं के लिए होगा, तो स्वयं के लिए तो ये है नहीं है, उसी के लिए। प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न के बारे में कोई बात तो कही नहीं गई है। अनिश्चयवाचक तो है नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बात कही गई है कि उसी के लिए, उसे क्या पता है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप तक हम लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है कि निम्न में संकेतवाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें आपको पहचानना है कि निम्न में संकेतवाचक विशेषण कौन नहीं है। तो यानी कि इसमें आपको संकेत कौन से ऑप्शन में आपको पता चल रहा है कि इसमें संकेत दिया गया है। उस गाय को चारा डालो, इसमें आपका संकेतवाचक विशेषण है। इसमें पूछा गया है कि विशेषण नहीं है। थोड़ा भोजन करो, यानी कि संकेतवाचक विशेषण। उस लड़का का उसका लड़का सुंदर है। वह घर अब यह नहीं है, यानी कि संकेत के बारे में कौन से ऑप्शन में ऐसे बताया गया है कि जिसमें संकेत नहीं दिया गया है। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं कि वह घर यह नहीं है, यानी कि इसमें संकेत दिया गया, इंगित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। वैसे ये सही है कि ये संकेत इसमें दिया गया है, तो इस हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। उसका लड़का सुंदर है, इसमें भी संकेत दिया गया कि किसका लड़का, उसका लड़का, तो यानी कि जी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उस गाय को चारा डालो, कौन सी गाय को, उस गाय को, इसमें भी संकेत दिया गया, यानी कि आपका जे भी गलत हो जाएगा। वैसे सही हो जाएगा, संकेत है इसमें, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा थोड़ा भोजन करो। इसमें कोई संकेत नहीं है, कोई संकेत के बारे में नहीं कहा गया है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा थोड़ा भोजन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है आपका नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है लाल रंग की गदड़ी, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर सी कहता है गोदी में बालक को सुलाना। ऑप्शन नंबर डी कहता है लाल गुदड़ी बनाना। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है, सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गरीब के घर में गुणवान उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि बच्चे को बातचीत करना अच्छा लगता है। बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। हमारी पाठ्य योजना में पहले ही प्रस्तावित होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी कहता है कि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। इसका सही जवाब बताना है आपको कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने में
बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत, जब प्राथमिक स्तर पर दो बच्चे होते हैं वो आपस में बातचीत करेंगे तो उसका महत्वपूर्ण क्या होगा, क्या यही महत्वपूर्ण होगा कि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम होगा। कोई बालक, दो बालक होंगे जो आपस में बातचीत करेंगे तो वो शब्दों को जान पहचान करेंगे तो उससे उनकी भाषा में विकास होगा। इसलिए इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। पाठ्य योजना से इससे कोई संबंध नहीं है बातचीत में। बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है, ये भी गलत हो जाएगा। ये अनिवार्य अंग नहीं है, कौशल वगैरह होते तो चल जाता है, परंतु बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों से बातचीत करना अच्छा लगता है, ये कोई मेन तर्क नहीं है, तो इसलिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लाते हैं। 12 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। इसमें सर्वाधिक ठोस तर्क बताया गया है किसके बारे में, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। ऑप्शन नंबर ए कहता है इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करना है। ऑप्शन नंबर बी कहता है पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है, इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है। देखिए जहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया जाता है, आपको उसको चुनना है जहाँ पर बाल केंद्रित होता है। शिक्षक केंद्रित में वो ऑप्शन जहाँ पर शिक्षक केंद्रित होगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर डी गलत हो जाएगा। इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए इसका भी क्वेश्चन नंबर गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, गलत है, पाठ्य पुस्तक से बेहतर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए कहता है कि इनका प्रयोग बच्चे के भाषा अनुभवों को विस्तृत करना होता है। आपका यही आंसर सही होगा, क्योंकि बाल साहित्य जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो बाल साहित्य से क्या होगा, इनका प्रयोग बच्चे के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है ना, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 लाते हैं। 13 क्या कहता है, 13 कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए, अभिव्यक्ति मतलब आप बच्चों के बोलने आपस में बोलचाल की भाषा को परखने के लिए आप किस प्रश्नों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे। ऑप्शन नंबर ए कहेगा आपके लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अध्यापक बच्चे से कहेगा कि लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर आप विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर बी कहता है आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का अर्थ प्रयोग हो जाएगा, इससे कोई ज़्यादा अभिव्यक्ति हो नहीं पाएगी क्योंकि वो सीमित आंसर हो जाएगा इसमें। तो सेना ने पार्क को क्यों घेरा, जब बच्चे इसके बारे में जानते ही नहीं है तो इससे कोई पता नहीं पड़ पाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय सर्वाधिक बल किस पर देंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है लिखित परीक्षा पर, ऑप्शन नंबर बी मौखिक परीक्षा पर, ऑप्शन नंबर सी पोर्टफोलियो पर, ऑप्शन नंबर डी जांच सूची पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करने के लिए इसका आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने भाषा और लिपि के बीच। ऑप्शन नंबर ए एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, एक तार्किक संबंध होता है, कोई संबंध होता ही नहीं है। इसमें आपको सही जवाब बताना है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
भाषा और लिपि, लिपि हम लोग जानते हैं, और भाषा और लिपि के बारे में संबंध, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। संबंध तो होता है परंतु कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। लिखने का संबंध होता है, लेकिन कोई कहे कि निश्चित संबंध होता है तो वो नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि लिपि होती है जो कभी लेफ्ट से राइट, राइट लिख देते हैं तो कभी राइट से लेफ्ट लिखते हैं। जैसे हिंदी की लिपि होती है, उर्दू की लिपि होती है, पंजाबी की होती है, ये सब देवनागरी लिपि वगैरह, इन सभी की लिपि होती है। तो कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, सब में अलग अलग संबंध होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। 16 क्या कहता है कि आपकी हिंदी में भाषा संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विज्ञान की भाषा को समझना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विज्ञान विषय को गहराई से जानना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि विज्ञान के संदर्भ में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? क्वेश्चन नंबर 16 का सही हो जाएगा विज्ञान, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। क्योंकि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है, हिंदी भाषा है जो, हिंदी में हम विज्ञान के पाठों को पढ़ाएंगे तो उसमें उसका मेन उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका मेन उद्देश्य आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। कि हिंदी भाषा में हिंद विज्ञान के जो पॉइंट होते हैं, उसमें जो पाठ होते हैं, वो हिंदी भाषा में समझ सके। जीवन जीवन से संबंधित जो भी कह सकते हैं कि जीवन से संबंधित हमारे जो दिनचर्या वगैरह होती है, उससे विज्ञान हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, ये कोई मेन पॉइंट तो है नहीं है। विज्ञान विषय को गहराई से जानना, ये तो अब प्राथमिक स्तर पर बच्चे थोड़ी ना गहराई से जानने के लिए अभी यहाँ पर इतने कुशल हो जाएंगे। वो तो उच्च स्तर पर जाएंगे और हायर लेवल पर जाएंगे, तब उनको यहाँ पर विज्ञान विषय गहराई से जानेंगे वो लोग। विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान की भाषा को हम हिंदी भाषा में भी तो समझ सकते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग समझना है। डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 17 लाते हैं। 17 कहता है कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने की अवसर मिलने से, अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने से अवसर मिलने से, ऑप्शन नंबर ए कहता है भाषा के विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है व्याकरण सम्मत है, भाषा सीखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी कहता है लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा आपको भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा में विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। अलग अलग अवसर मिलेंगे तो विविध संदर्भों में स्वाभाविक है अलग अलग समझ उत्पन्न होगी। ये तो सिंपल सा सरल है। क्वेश्चन नंबर 18 लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि परस्पर बातचीत मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? परस्पर बातचीत करते हैं, कोई दो बालक आपस में बातचीत करेंगे तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, पहले ऑप्शन बताते हैं कि इसमें सुनने और बोलने की कौशलों में विकास में सहायक है, पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न होगी। जहाँ पर नकारात्मक ऑप्शन होंगे वहाँ वहाँ पर आपको काट देना है। इसका जैसे कि समय की बर्बादी है आपकी, ये गलत हो जाएगा। अनुशासनहीनता को उत्पन्न कर दी है, ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। पढ़ने लिखने में सहायक है, सुनने और बोलने की कौशलों में सहायक है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बी से अधिक प्रभावी होता है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है। आपका जो सतत मूल्यांकन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, वो किस पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी कहता है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर सी कहता है कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च स्तर पर प्रोन्नत होना। ऑप्शन नंबर ई कहता है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक, देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? बच्चे के जो विकास होता है, जब बच्चा वर्तमान में पढ़ता है और उसको पढ़ने के साथ साथ उसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए, सतत हो जाएगा, यानी कि हर तिमाही पर, छमाही पर, महीने पर, साल में। और व्यापक मूल्यांकन उसके अंत में, लास्ट में हो जाता है, सबसे अंत में हो जाता है आपको।
इसलिए इसका सही जवाब देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। अवलोकन मतलब देख रेख करना, उसकी सतत वही मूल्यांकन वगैरह होती है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ब्लूप्रिंट निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ब्लूप्रिंट, ब्लू मतलब नीला और प्रिंट मतलब तैयार करना, तो समझ सकते हैं प्रश्न पत्र पर तैयार करने की पूर्व तैयारी, बच्चे की क्षमता के अनुसार प्रश्नों की अंकों को विभाजन। डी कहता है प्रत्येक बौद्धिक क्षमता के बच्चों की योग्यता के अनुसार प्रश्न पत्र का खाका तैयार करना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सरल है क्वेश्चन, कर ले जाओगे आप। इसका मैं बता देता हूँ कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। प्रत्येक बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों की योग्यता के अनुसार प्रश्न पत्र का खाका तैयार करना, ब्लूप्रिंट का निर्माण करना। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है आपका क्वेश्चन पेपर को तैयार करना, परंतु किसके अनुसार, बौद्धिक क्षमता, बच्चे की बौद्धिक क्षमता के अनुसार। यानी कि बच्चा जैसा कम मंद बुद्धि वाले बालक है तो उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार करना है, और तीव्र बुद्धि वाले बालक हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनके क्वेश्चन तैयार करना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो मैं आप तक लाता रहूँगा। तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक आती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।